सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑप्शनल को स्टार्ट कैसे करना है, कि मतलब हाउ टू स्टार्ट एनी ऑप्शनल। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी के ऑप्शनल को अच्छे से कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरा भी ज्योग्राफी था तो उस पर ज़्यादा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब डिटेल में डिस्कशन ज्योग्राफी पे होगा, बाकी सारे ऑप्शनल को स्टार्ट कैसे किया जाता है इस पर एक अच्छा डिस्कशन होगा। 67th BPSC या फिर 68th BPSC के लिए जो भी देना चाहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ बिंदु है उस पर हम लोग ध्यान से डिस्कशन होगा। जैसे कि आप ये देखिएगा कि फुल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे हम लोग ज्योग्राफी के लिए खासकर। उसके बाद क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, इस पर भी डिस्कशन होगा। उसका डायनेमिक ज्योग्राफी क्या है, कि ज्योग्राफी में करेंट का क्या रोल होता है, न्यूज़पेपर का क्या रोल होगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक न्यू अप्रोच जो मैंने अपनाया था वो नया अप्रोच क्या है उस पर डिस्कशन होगा। ये 4 चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले ये देखिए कि जो कोई भी ऑप्शन अगर आपका होता है, कोई भी ऑप्शन, जैसे हिस्ट्री लिया आपने, इकोनॉमिक्स लिया, मैथ्स लिया या फिर ज्योग्राफी लिया, कोई भी पॉलिटी लिया, अगर इस टाइप के ऑप्शनल हैं, कोई भी ऑप्शनल है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखना होता है कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है कि सिलेबस अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि करना क्या था उसमें। तो वो पहले कर लेंगे हम लोग कि सिलेबस है क्या। सिलेबस जैसे कि आप लोग पढ़ा तो सिलेबस से आपको ये आइडिया लगता है सर कि जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे आप मान लीजिए ज्योग्राफी ले रहे हैं, ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी एक टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक्स मान लीजिए कि ओशन बॉटम रिलीफ है, ठीक है, अलग अलग टॉपिक है। अब ओशन बॉटम रिलीफ में भी वो लिख रखा है कि इंडियन ओशन का हैसियत देखना, समझ रहे हैं। तो वो आपको क्लियर हो गया, ना आपको पैसिफिक का देखना है और ना ही आपको अटलांटिक ओशन का देखना है, आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी का ओशन बॉटम रिलीफ बनना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। मतलब सिलेबस क्या होता है, एक दायरा आपको बताता है कि हम पूछेंगे क्या, एक रेंज आपको क्लियर करता है, वही है मेन पॉइंट सिलेबस का। तो वो हम लोग डिस्कशन में रखेंगे कि वो होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इसलिए आप पहले सिलेबस देखें, सिलेबस आप देख करके आप आइडिया लगा पाएंगे कि करना क्या था, ठीक, ये होगा। दूसरी बात, सिलेबस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना वो आपको आइडिया लगेगा। जैसे आपने सिलेबस देख लिया और आपको पता है कि इसमें अलग अलग जैसे टॉपिक्स हैं। जैसे आप मान लो कि मैंने बोला कि टाउन प्लानिंग है ज्योग्राफी में एक टॉपिक, टाउन प्लानिंग से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं उस टाइप के, आप वो देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो आपको पता चलेगा कि टाउन प्लानिंग से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप मान लो कि क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे कि बिहार का जो अभी स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट चल रहा है इंडिया में, वो बिहार में जो शहरों में हो रहा है, क्या वहाँ सच में पॉसिबल है, वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया। वहाँ का क्या ज्योग्राफिकल एरिया क्या उस चीज़ को सपोर्ट करता है, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया क्या सूटेबल है या नहीं है। ज्योग्राफिकल एरिया भी तो सूटेबल होना चाहिए। जैसे टाउन प्लानिंग करनी है तो बेस्ट टाउन प्लानिंग कहाँ हो सकती है, आप सोच के देखो, प्लेन एरिया में। अब वो टेरेस वगैरह एरिया में तो नहीं होगा, जहाँ पे मतलब आपको पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे उतना अच्छा प्लानिंग नहीं होगा जितना अच्छा आप यहाँ कर सकते हैं। हाँ, व्यू अच्छा होगा, लेकिन प्लानिंग अगर अच्छी करनी है जो जिससे कि बहुत कंफर्टेबल हो या सब कुछ हो, तो उसके अलावा प्लेन एरिया ज़्यादा अच्छा है। प्लेन एरिया में ज़्यादा अच्छा मतलब टाउन प्लानिंग हुआ भी है और होता भी रहा है, तो वो आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ऐसे ही टॉपिक्स आपको रहेंगे अलग अलग सिलेबस में और उससे आपको आइडिया लगता है, तो ये आप देखेंगे। उसके बाद है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि और भी कुछ भी टॉपिक उठा लो आप, जो भी आपकी इच्छा है। जैसे आप ज्योग्राफी से ही अगर उठाना चाहो तो आप मान लो कि आप ये क्या बोलते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी उठा लिया आपने, क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है। क्लाइमेटोलॉजी का अगर कोई टॉपिक है, जैसे कि ह्यूमिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि ह्यूमिडिटी मतलब कैसे अफेक्ट करता है रेनफॉल को, अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आप ये क्वेश्चन को समझ गए और ये आपको पता है कि ह्यूमिडिटी सिलेबस में है क्लाइमेटोलॉजी के, तो आपको पहले से पढ़ लेना चाहिए था ना, कि मतलब आप पढ़ लेते हैं कि कैसे ह्यूमिडिटी अफेक्ट करता है, नहीं करता। ह्यूमिडिटी का सारा रोल आप पढ़ लेते हैं कि ह्यूमिडिटी का प्रेसिपिटेशन में क्या रोल है, ह्यूमिडिटी का कंडेंसेशन में कैसे रोल होता है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है कम है उसका क्या असर पड़ता है, ह्यूमिडिटी के टाइप्स कितने प्रकार के हैं, अलग अलग जो टाइप्स है 3 प्रकार जो भी होते हैं, तो वो सब आप पढ़ोगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ लिया आपने, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अलग अलग जो टाइप हैं 3 प्रकार के, तो वो आप पढ़ोगे, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। तब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा वहाँ तो आप उसको समझ पाएंगे और उसको लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके पहले कंसेप्ट्स को पढ़ा है, वो इंपॉर्टेंट था। कंसेप्ट अगर समझते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे बढ़िया से। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले बता दूं कि ज्योग्राफी का सिलेबस है जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, लेकिन मैं हिंदी में बता नहीं पाऊँगा, इसलिए मतलब बुरा मत मानना आप हिंदी वाले, लेकिन इंग्लिश में बता रहा हूँ, आप ये उसको हिंदी में समझ लेना। मैं एक काम करूँगा कि मैं इस दोनों सिलेबस को, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में, ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल सिलेबस है उसको मैं अपने फेसबुक पेज SDM नसीन मंजू निशांत करके फेसबुक पेज है, उस पर आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक उसका,
तो उस पर आप देख लेना, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लेना कि सिलेबस क्या है, और उसको थोड़ा सा अप्रोच के बारे में डिस्कस कर दूंगा वहाँ पे। तो आप जैसे बहुत सारे सिलेबस हैं, जैसे कि 3 पार्ट 4 पार्ट में ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी में पहला पार्ट मान लीजिए आपके पास है कि फिजिकल ज्योग्राफी है, पार्ट ए, ये सिलेबस है। अब पार्ट ए जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, सॉइल एंड वेजिटेशन है, ओशनोग्राफी है, इकोसिस्टम है। ये जो मतलब मान लीजिए 5 पार्ट है आपके पास, ये 5 मेन टॉपिक है। उसके अंदर सब टॉपिक्स देखिए बहुत सारे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट ये कैसे हो रहा है, इस पर डिस्कशन करना है, इसको पढ़ना है आपको। अर्थ मूवमेंट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना है। अब देखिए अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है। अब इसको जब इस सिलेबस पर भी थोड़ा एनालाइज कीजिएगा, इस सिलेबस में इसने अर्थ मूवमेंट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक उन्होंने लिखा है एक साथ। इसका कोई मतलब होगा, क्योंकि अगर नहीं मतलब होता तो फिर प्लेट टेक्टोनिक्स अलग लिखते हैं और अर्थ मूवमेंट अलग लिखते हैं। अर्थ मूवमेंट प्लेट टेक्टोनिक की वजह से कैसे हो रहा है, इस पे वर्क करना है आपको। ये मतलब सिलेबस का मतलब होता है। ये आप थोड़ा सा समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी बात। जब आप पढ़ें तो अर्थ मूवमेंट और प्लेट टेक्टोनिक को साथ में पढ़ें, तभी इसका मतलब है कि आप साथ में लिखा गया, नहीं तो नहीं लिखा जाता। वोल्केनिज्म है, साइकिल ऑफ इरोजन है, डेविस पिंक लिखा हुआ है। आप उसमें अलग अलग, फिर किंग का नहीं लिखा हुआ, साइकिल ऑफ इरोजन में सिर्फ डेविस पिंक लिखा हुआ है। एलसी किंग करके जो एक और ज्योग्राफर है तो उनका नहीं लिखा है। तो वैसे ही आपको देखिए कि डेविस और पिंक सिर्फ लिखा है, तो डेविस और पिंक ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना उससे कम, उतना तो होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, एलसी किंग अगर आप जानते हैं तो आप उसको चर्चा में रख सकते हैं। चर्चा में रखने का मतलब है कि आप उससे ये फ़ायदा होगा कि वो समझेंगे कि आप डिस्कशन को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, और आप मतलब अधिक जानकारी है थोड़ी सी तो वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत नहीं है उसकी। फ्लूवियल, ग्लेशियल और जितने भी कास्ट लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स अलग अलग टाइप के हैं, वो सब पढ़ने हैं आपको। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं आप देखें तो वो सब आपको पढ़ने हैं। रेजुविनेटेड एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स हैं। रेजुविनेटेड लैंडफॉर्म्स जैसे क्या है, अब ये तो टर्म वाइज है ना, टर्म भी पता होना चाहिए, टर्म ही नहीं पता होता। जैसे रेजुविनेटेड लैंड कौन सा होता है, वो लैंड आप देख लो कि जो रेजुविनेशन का मतलब ही होता है कि जिसको नई ऊर्जा मिली हो और वो नया खड़ा हुआ हो। जैसे आप मान लो कि एक समुद्र है, और समुद्र में है ना, अगर आपको ये हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, उसका सबमिशन मतलब डाउन हो जाए और सबमर्ज हो जाए, समुद्र का सबमर्ज हो जाए, उसका प्लेट सबमर्ज हो जाए, नीचे आ जाए, तो वो रिजुविनेट हो जाएगा। वहाँ का जो उसके बगल का जो नदी है वो अब ज़्यादा तेज़ी से बहेगी। पहले क्या था कि उसको एक लेवल मिला हुआ था, एक लेवल, ये सिंपल लेवल आप देखो ऐसे, ये लेवल था। अब इस लेवल के बाद अब वो नीचे वाला जो एरिया है, ये जो नीचे का एरिया साथ में था, वो अब नीचे आ गई है, तो इसको तो स्लोप मिल गया ना, तो इसको तो अब एक रिजुविनेट हो गया। ये यहाँ की जो नदी थी ये रिजुविनेट हो गया। तो ये टर्म है, ये टर्म सब है ना, बेसिक टर्म है, ये अब बेसिकली आप समझ ही जाओगे। लेकिन ये रिजुविनेशन इसी को बोलते हैं। तो रिजुविनेटेड जितने भी लैंडफॉर्म्स है वो सब आपको पढ़ने हैं। समुद्र से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड, टेरेस वाली जो होती है वो सब अलग अलग जो होते हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। तो वैसे करके आप समझोगे। मतलब टॉपिक है बहुत, ऐसा मत समझना कि बहुत कम है। ज्योग्राफी का सिलेबस सबसे ज़्यादा है, तो उस बात को भी समझोगे आप। लेकिन अच्छा, बाकी टॉपिक में भी ऐसे, बाकी ज्योग्राफी ऑप्शनल, चाहे कोई भी ऑप्शनल है आपके, उसमें भी ऐसे ही पढ़ना होता है। सिलेबस को समझना पहले ज़रूरी है, फिर सिलेबस समझ गए तो फिर आप उसको पढ़ना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर से देखना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर देख लिए तो फिर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस कर लिए तो फिर टेस्ट देना ज़रूरी है। ये सब जो एक क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को आपको समझना बेहतरीन होगा आपके लिए अगर आप करते हैं तो। वैसे ही क्लाइमेटोलॉजी है, द एटमॉस्फेयर है, इट्स स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन बस इतना ही है। आप इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो मतलब कहीं से भी कोई, आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक कि आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर और कंपोजिशन लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो पूछते ही हैं। मतलब समझो कि आपको पता है और वो पूछते हैं डायरेक्ट। एयर मासेस एंड फ्रंट से 64 में हम लोगों से पूछा था एयर मास और फ्रंट के बारे में, कि मतलब फ्रंटोजेनेसिस वगैरह के बारे में, कैसे क्या होता है, एयर मास क्या होता है। तो ये जो होमोजेनिस और मतलब होमोजेनेटिक जो एयर होता है, एयर का जो कंपोजिशन है, उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे ये आपसे पूछे जा सकते हैं। साइक्लोन्स के बारे में पूछा था, उसी 64 में ही पूछा था शायद, साइक्लोन भी उसका रिलेटेड फिनोमेना है। रिलेटेड फिनोमेना आप देखो टॉपिक को इसने कितना वो कर दिया, रिलेटेड फिनोमेना बस लिख दिया। अब साइक्लोन से रिलेटेड जितने फिनोमेना होंगे सब आपको पढ़ने होंगे, ये आप समझ लो। तो ये टॉपिक है ना, जब भी टॉपिक अगर आपको ऑब्जेक्टिव ना हो, सब्जेक्टिव तरीके से लिखा हो तो फिर आप सब पढ़ो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली लिख रखा है कि साइक्लोन, तो ठीक है, साइक्लोन पढ़ेंगे, 2 प्रकार के साइक्लोन है, दोनों पढ़ लिया आप, ठीक है, ट्रॉपिकल और उसके बाद टेम्परेट साइक्लोन, ये आप कर लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है, सिलेबस में ऐसे लिख रखा है साइक्लोन रिलेटेड फिनोमेना, उससे रिलेटेड जितने फिनोमेना होंगे सब आपको पढ़ने होंगे सर, तो वो आपको एक देखना होगा। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, अब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अगर क्वेश्चन में ये सिलेबस में लिखा होता तो आपको जितने लोगों के क्लासिफिकेशन है सबके पढ़ने होते, जैसे कोप्पन के हुए, थॉर्नथ्वेट के हुए, थ्रेवार्ट के हुए, अलग अलग जितने भी है सबके पढ़ने होते। लेकिन इसमें लिख रखा है कि कोप्पन और थॉर्नथ्वेट का ही पढ़ना है आपको, समझ रहे? तो हो गया क्लियर। फिर 2 ही है, इन्हीं लोगों का पढ़ना है, लेकिन इन लोगों का सब चीज़ पढ़ना है अलग अलग तरीके से। ग्राउंड वाटर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ग्राउंड वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक साथ में लिखा है, आप समझो इस बात को।
ये जो ग्राउंड वाटर से कैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे फॉर्म हो रहा है, फिर पानी, जैसे पानी बारिश हुई, बारिश होने के बाद वही पानी, कुछ पानी नीचे जाएंगे, नीचे से कुछ पानी है जो ऊपर रहेंगे, वही पानी आपको भाप बनेगा, वही पानी फिर उड़ेगा, फिर वही पानी आपको मतलब ये आपको प्रेसिपिटेट कराएगा। तो वही पानी, ये जो साइकिल है ना कंप्लीट, फिर सी के थ्रू ऐसे करके ये सी के थ्रू जाएगा। ये जो पूरी साइकिल है, ये साइकिल ग्राउंड वाटर एंड ये करके आपको लिखा हुआ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस से आपको लिखना है, ये पढ़ना है। ये नहीं है कि आपको जो कोई भी वाटर है उसके बारे में बोल रहा है, नहीं, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ समझना है जो आपको मैं कह रहा हूँ, ठीक। वैसे ही सॉइल एंड वेजिटेशन से रिलेटेड है, सॉइल जेनेसिस क्या होता है, सॉइल जेनेसिस कितने प्रकार के कैसे क्या होगा, मतलब उसका क्या तरीका है, उसके जितने भी मेथड्स है कि ऑर्गेनिक मैटर पहले गिरे, ऑर्गेनिक मैटर फिर आपको धीरे धीरे वो डिकम्पोज होंगे, ह्यूमस वगैरह का ये क्रिएशन होगा, फिर ह्यूमस फिर नीचे जाए, ऐसे कर करके जितने भी प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसेस है प्रॉपर। ये मैं कभी कभी टाइम मिलेगा तो मैं सब पे डिस्कशन करूँगा, ऐसा नहीं है, अच्छे से करूँगा। क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो सिर्फ लिखा हुआ है, तो ये क्लासिफिकेशन इंडियन सॉइल का भी आपको कह सकता है और वर्ल्ड सॉइल का भी कह सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें लिखा ही नहीं है कि इंडियन सॉइल, ये सबके लिए लिख रखा है, तो इसका मतलब आपको सब करना पड़ेगा सर। तो ये है, तो जैसे हम लोगों को शायद 64th में ही वर्ल्ड सॉइल का पूछा था, USDA क्लासिफिकेशन जो होता है यूनाइटेड स्टेट का, तो टैक्सोनॉमी, सॉइल टैक्सोनॉमी, वो सब पूछा था, तो हम लोगों ने लिखा था। तो वैसे करके है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सावना एंड मानसून फॉरेस्ट बायोम। बायोम में भी सिर्फ दो ही बोला है, सावन और मानसून फॉरेस्ट बायोम से। आप देख लीजिए ये दो है, एक बार पिछले बार 63rd में शायद सावना पूछा था और हम लोगों ने मानसून पूछ दिया, हम मानसून ही पढ़ के गए थे बस, समझ रहे हैं, तो बस हो गया काम, उसी से हो जाता है। वैसे ओशनोग्राफी है, ओशनोग्राफी थोड़ा मतलब पढ़ने के साथ साथ है ना, समझने के साथ साथ थोड़ा याद भी करना पड़ता है। जैसे ओशन बॉटम रिलीफ है, रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन फ्लोर है। अब देखो रिलीफ इंडियन ओशन फ्लोर लिख रखा है, बस पैसिफिक ओशन नहीं है, अटलांटिक नहीं है, यही मैं कह रहा था। सैलिनिटी है, करेंट एंड टाइड्स है, वैसे बहुत सारे टॉपिक है। वैसे अब आपको मैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बता दूं, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है, थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश ज्योग्राफर के बारे में लिखा हुआ है, ब्रिटिश और इंडियन ज्योग्राफर के बारे में पूछ रहा है कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या था थॉट में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अमेरिकन मतलब होता है ना ब्रिटिश और ये आपको क्या पूछा है यूरोपियन, तो अमेरिकन ज्योग्राफर के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए आपका, वो ब्रिटिश है और यूरोपियन है। अब ऐसे तो यूरोपियन सीधे लिख देता तो सारा उसमें ब्रिटिश भी आता है, फ्रेंच भी आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन ठीक है ब्रिटिश अलग से लिखा है, इसका मतलब कि ब्रिटिश पे ज़्यादा फोकस है करना है, इसका मतलब यही हुआ, इसीलिए लिखा गया। नहीं तो यूरोप में ही सारा ब्रिटेन वगैरह आता है, तो फिर लॉजिक ही नहीं है उसको अलग से लिखने का, लेकिन लिखा है तो इसका मतलब कि ब्रिटिश ज्योग्राफर्स का जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है, तो ये है वो करना है, ठीक। वैसे अलग अलग टॉपिक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जितने थ्योरीज है वो सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट के बारे में, ये सब क्या होता है, नेशन एक आइडिया है और स्टेट आपको एक पूरा कंप्लीट बना हुआ एब्सोल्यूट थिंकिंग है, वो कि जैसे कि आप मान लो कि इंडिया एक स्टेट है, अभी फिलहाल इंडिया एक नेशन भी है। आपको मैं बताऊं कि जैसे आप इंडिया आज़ादी से पहले, आज़ादी जब थी हुई उससे पहले इंडिया एक नेशन मेनली था, कि वो सबको सबके अंदर है ना आपको एक फीलिंग थी कि नहीं हमारा देश है और हमारे देश को आज़ादी दिलानी है, ये प्लानिंग थी। उसके बाद स्टेट बना, जब इसकी बाउंड्री और क्लासिफिकेशन हुई ना अलग अलग, पाकिस्तान अलग 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 जो भी है सब जितने भी बाउंड्री बन गया एक, तो एक स्टेट हो गया। अब स्टेट में क्या होता है कि आपको एक बाउंड्री होनी चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स होना चाहिए, लोग वहाँ होने चाहिए, अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो मैं धीरे धीरे कभी कभी आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा आराम से, लेकिन इतना ही है इस चीज़ में, इतना आप समझो बस। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जितने मिनरल्स वगैरह है उसके बारे में आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी पढ़ना है, वन थुनेन का थ्योरी पढ़ना है, वर्ल्ड इंडस्ट्री थ्योरी आपको पढ़ना है, वेबर जी का थ्योरी पढ़ना है, मतलब अलग अलग जो भी है, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पैटर्न और प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं, इंडस्ट्रियल पैटर्न, समझ रहे, ये बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है आज के समय। इसको है ना करंट से, यहीं पे करंट से जोड़ने का मौका मिलता है। ये मैं बताना भी चाह रहा था कि आपको न्यूज़पेपर का क्या रोल होता है यहाँ पर, या फिर करंट का क्या रोल होता है। जैसे अभी क्या इंडस्ट्रियल पैटर्न चेंज हो रहे हैं सर, अब अगर देखो तो पहले के मुकाबले अब इंडस्ट्रियल पैटर्न अलग अलग चीज़ों का हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे आजकल कि जो कुछ कंज्यूमरिज्म की जो चीज़ें हैं उसका पैटर्न ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे आपको मैं बताऊं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पहले नहीं थी और नहीं उतना ज़्यादा उसका विकास होता था, लेकिन अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ज़्यादा विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की इच्छा है ना बढ़ गई खाने की, और लोग अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ों को खाते हैं। जैसे आप फ्रूटी पीते हो, मान लो जैसे आप कोई भी चीज़ जो फ्रूट से बनने वाली चीज़ है उन चीज़ों को पी रहे हो, तो वो फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से होकर के बन रहा है। पहले वैसा नहीं था, पहले वो लोग नॉर्मली पानी पीते थे, नॉर्मल जूस पीते थे अलग अलग तरीके से, लेकिन अब अलग अलग पैकेज्ड आइटम जो आने लगे हैं, इस वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तवज्जो ज़्यादा हो गई है। अब लेकिन पहले क्या था, उससे पहले अलग अलग इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, इसकी ज़्यादा थी, कपड़े की इंडस्ट्री जो भी है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहने का मतलब,
ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा रोल होता था। लेकिन अब इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा रोल हो गया है, जो मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, इनका ज़्यादा रोल हुआ है। ठीक, वैसे ही आपको देखना है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जो सेक्शन 2 है, उसमें फिजिकल एस्पेक्ट आपको पढ़ना है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया का, कैसे क्या जियोलॉजिकल हिस्ट्री पूरा प्रॉपर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत मज़ा आएगा उसमें पढ़ने में। फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज सिस्टम है, नदियों के बारे में फिजियोग्राफी क्या है इंडिया का, कैसे क्या मैपिंग का क्या होता है, अलग अलग सेक्शन, कौन सा पठार कहाँ है, कौन सा ये रीजन कहाँ है, ये सब आपको पढ़ना है, ये आपको समझना होगा। तो ये सब चीज़ आप पढ़ोगे। ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून है, मानसून वगैरह के बारे में, ओरिजिन कैसे है, मैकेनिज्म कैसे है, इसका सबका अपना एक थ्योरी है, वो थ्योरी सब भी आपको पढ़ना होगा। तो ये सब आपको देखना होगा। स्वाइन एंड वेजिटेशन है। मैं सिलेबस एक प्रकार मतलब आपको लगभग रीड करके बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप थोड़ा समझ पाएंगे कि समझना कैसे है इस चीज़ को, बस यही समझा रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद आप खुद ही करोगे, खुद ही कर लोगे भी। फिर मैं धीरे धीरे कभी कभी किसी किसी टॉपिक पे बनाते रहूँगा वीडियो, ऐसा नहीं। ज्योग्राफी भी बहुत सारा, लगभग कोशिश करूँगा सारे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ एक एक करके, लेकिन एक एक करके बना थोड़ा मुश्किल है, समय उतना मिलता नहीं है। सप्ताह में एक वीडियो तो लेकिन डाल ही दूँगा, कोशिश करूँगा। ह्यूमन एस्पेक्ट वगैरह पढ़ना है, ट्राइबल एरिया एंड देयर प्रॉब्लम्स। ट्राइबल एरिया और देयर प्रॉब्लम्स, अभी देखिए करंट में कितना कुछ उसको लेकर के डेवलपमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आप याद कीजिए। उसके बाद फॉरेस्ट जो ये एक्ट था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2006 का, उसको याद कीजिए। उससे रिलेटेड कैसे आप लिख सकते हैं जोड़ करके, कितना मतलब फ़ायदा होता है। मैंने किया था ये सब चीज़, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट मतलब आप देखेंगे। रिसोर्स वगैरह है, फिर उसका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सर इंडिया में। एग्रीकल्चर में अभी फार्मर्स का जो इनकम के बारे में बात हो रही थी कि उनकी इनकम को डबल करना, अशोक दलवाई कमेटी के बारे में बात हो रही थी। तो वो सब जो कमिटीज़ है उसको आप एक्सप्लेन करोगे, उसको आप लिखोगे, मेंशन करोगे, ये सब चीज़ करना होगा आपको। पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, उसमें क्या इशूज हुए हैं इंडिया में, अभी क्या हो रहा है। अभी भी बहुत सारे स्टेट है छोटे छोटे, मतलब एक स्टेट के अंदर जो लोग हैं, एक तबका है, वो डिमांड कर रहे हैं कि अलग स्टेट बनानी है। नागालैंड वाले अलग डिमांड कर रहे हैं। अपने बिहार में भी आपको देख लो कि आपको क्या बोलते हैं उसको, मिथिलांचल करके एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड हो रही है। तो हर जगह है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि एक दो जगह पे अप्रूवल मिल गया है, इस वजह से लोग, बाकी लोगों का मन बढ़ता है। और अब ऐसे ऐसे इनका क्या मतलब एस्पेक्ट है, इनसे क्या फ़ायदा होगा, क्या लॉस होता है, तो ये आपको देखना होगा। तो ये सब आपको पढ़ना होगा। वैसे रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको जरूर पढ़िएगा। ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी है, तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार जो उसको जरूर पढ़ना है। जैसे कि आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे है अलग अलग, कि वो सोमेश्वर वाला जो एरिया है वो अलग है, सोमेश्वर हिल वाला एरिया, उसका प्लेन एरिया अलग है, साउदर्न एरिया अलग है, ये अलग अलग आपको पढ़ने होंगे सर। तो ये आप देखोगे। तो वैसे ही आपको फिर और भी है रीजन, जैसे कि सॉइल है, फॉरेस्ट है यहाँ का। यहाँ पे सॉइल में जैसे आपको बलसुंदरी मिट्टी मान लीजिए, ये तो आप नॉर्मल में नहीं पढ़े हो, लेकिन बलसुंदरी मिट्टी आपको बिहार के रीजन में आपको पढ़ना ही होगा। तो ये हुआ, फॉरेस्ट हुआ, क्लाइमेट हुआ, उसके बाद अलग अलग सबका है अपना रीजन। तो बिहार का भी आपको पढ़ना होगा सर। तो ये आप ध्यान रखोगे और ये आप करोगे। तो ये हुआ सिलेबस का डिस्कशन ज्योग्राफी वालों के लिए। लेकिन ऐसे ही आपको बाकी जो ऑप्शनल है उसके भी सिलेबस में ऐसे ही आपको समझना है और डिस्कस करना है। और एक और बात कि मैं धीरे धीरे करके अलग अलग ऑप्शनल वाले बच्चों को भी अपने इस चैनल के थ्रू आप लोगों के पास लाऊंगा, और वो लोग आपको बताएंगे कि बाकी ऑप्शनल को भी कैसे करना है। तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो भी होगा, साथ में मिलकर हम लोग आएंगे और धीरे धीरे करेंगे। ये प्लानिंग है हमारी। उसके बाद है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता चुका कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायनेमिक सेक्शन में बता चुका कि डायनेमिक सेक्शन में जैसे कि क्या ऐड करना होता है, क्या नहीं ऐड करना होता है। फॉरेस्ट का जैसे ट्राइबल वाला था, उसके केस में आप फॉरेस्ट एक्ट को मेंशन कर सकते हैं, कैसे क्या अभी उन लोगों के साथ हो रहा है, कैसे उन लोगों को हटाया जा रहा है, कहीं पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनके लिए गवर्नमेंट की क्या योजनाएँ हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है। मतलब ट्राइफेड के बारे में बता सकते हैं कि वो लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसकी बिक्री के लिए क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारे एंगल समझ रहे हैं आप, ये सब बहुत सारा एंगल है जो आप समझोगे तो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। तो ये अप्रोच यही था, न्यू अप्रोच यही था कि आप चीज़ों को कैसे करंट से जोड़ करके आप लिखोगे, और आप डायग्राम वगैरह, मैपिंग पे एकदम वर्क करना है। ज्योग्राफी वाले एकदम सुन ले कि मैपिंग पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है। मैपिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, वर्ल्ड और इंडिया दोनों की। इंडिया की तो सर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको किसी भी रीजन का पूछे तो आप बना सके, किसी भी रीजन का डायरेक्ट मैप। जैसे छत्तीसगढ़ आप खटाखट बना ले मैप, ऐसा होना चाहिए। मतलब आप छत्तीसगढ़ में भी कोई रीजन, मान लो कि आपको मैकाल रेंज के बारे में है, मैकाल रेंज जो छत्तीसगढ़ और वो अमरकंटक से जुड़ा हुआ है, उस रेंज के बारे में खाली उतना ही बनाना है, वो आप बना सके। बुंदेलखंड रीजन ये आप बना सके। ये सब है, बाघेलखंड, ऐसे करके जितने भी रीजन से या जो भी है, रायसीना हिल्स, ये सब जितने भी है ये सब आप कर सकें। तो ये आप इस प्रकार की आपको तैयारी करनी होगी सर। तो ये आप कर भी सकते हैं, इतना मतलब मुश्किल नहीं है।
तो इसी के साथ हम समझते हैं कि आप समझ गए हैं चीज़ों को। आगे के वीडियो में हम लोग ये करेंगे डिस्कशन। मैं ये फेसबुक पेज का लिंक डाल दूँगा। और एक और चीज़, आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करें इसको, चैनल को, और सब्सक्राइब करके ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, खासकर उन लोगों तक जो पढ़ने वाले हैं, जो गरीब बच्चे हैं। मैं लगभग सब सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग उसको सब्सक्राइब भी करें। और यही है, ठीक है, प्रणाम।